अगर आप केवल 3, 6 और 9 के पीछे के चमत्कार को समझ ले तो आपको ब्रह्मांड के सभी रहस्यों की चाबी मिल जाएगी। ये लिखा था ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट में से एक सर निकोला टेस्ला ने उनकी बुक माय इन्वेंशंस में। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, लेकिन अगर हम इसी 3 साइड वाले ट्रायंगल को 3rd डायमेंशन में क्रिएट करें तो हमें मिलते हैं पिरामिड्स, जो स्कैटर्ड एनर्जी को कंसंट्रेट करके ना सिर्फ उसे एज ए वेपन रिलीज कर सकते हैं बल्कि उन वेव्स को लंबी लंबी दूरियों तक बिना किसी मीडियम के रेजोनेट भी कर सकते हैं। बट क्या ये महज एक इत्तेफाक है? आई मीन क्यूब, क्यूबॉइड और इतने सारे ऐसे 2nd और 3rd डायमेंशन शेप्स हैं जो इस काम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन 3 साइड्स वाला ट्रायंगल और उसका 3rd डायमेंशनल पिरामिड ही क्यों? वेल, अगर इस एक ही बात ने आपको इतना फैसिनेट कर दिया है तो 6 और 9 की प्रॉपर्टीज तो आपके होश उड़ा देंगी। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कनेक्शंस की अलौकिकता और चमत्कार की गहराई तक जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। गणित वो भाषा है जिससे ऊपर वाले ने ब्रह्मांड को लिखा है। ये कहा था गैलीलियो गैलीलेई ने, जिन्होंने टेलीस्कोप्स में सुधार करके उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे इवॉल्व करने के लिए काफी योगदान किया था। और 17वीं शताब्दी तक उनसे ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस शायद ही किसी ने की होगी। अब टेक्निकली वो इस स्टेटमेंट को लेकर ना गलत भी नहीं कहे जा सकते। हमारे यूनिवर्स में लिटरली सब कुछ किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है, जिसे अगर आप लार्ज स्केल में देखो या स्मॉल स्केल में, आपको कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स या कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स बार बार अपीयर होती हुई दिखेंगी। जैसे कि ज्यादातर प्लैनेट्स का ऑर्बिट मोस्टली सर्कुलर ही होता है, प्लैनेट्स और स्टार्स का शेप भी सर्कुलर ही होता है, और ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ह्यूमंस के बिहेवियर में भी एक पैटर्न होता है। हमारे फैसले, हमारे नियम, हमारा तौर तरीका, सब कुछ किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तभी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अनुभवी लोगों में इतनी समझ आ जाती है कि वो केवल किसी की चाल ढाल देखकर ही ये समझ जाते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। और अगर ये कम था तो अब तो ऐसे AI मॉडल्स भी बनाए जा चुके हैं जो किसी व्यक्ति की फ्यूचर लोकेशन को उसके मूवमेंट्स जज करके एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि इन AI मॉडल्स को पास्ट के डेटा पे ट्रेन किया गया था, और उस डेटा में कुछ तो ऐसे पैटर्न्स उन मॉडल्स ने नोटिस किए होंगे जो उन्हें पता है कि ह्यूमंस फॉलो करते ही करते हैं, एंड हेंस दे स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग इट। इस ब्रह्मांड में सब कुछ, चाहे उसमें कॉन्शियसनेस हो या ना हो, सब कुछ इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड है ना कि जैसे उस पैटर्न को बहुत ही ध्यान से इंसर्ट किया गया था, या शायद यूनिवर्स ने खुद ही उस पैटर्न को ऐसे अपना लिया था और अब उसे रिपीट करता रहता है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई या किसने की, असली सवाल तो यहाँ छिपा है। और इसीलिए गैलीलियो समेत हजारों वैज्ञानिक मैथ्स को लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स कंसीडर करते हैं, पर निकोला टेस्ला इनसे थोड़े अलग थे। जहां बाकी के वैज्ञानिकों के लिए सारे नंबर्स इक्वली फैसिनेटिंग देना, वहीं निकोला टेस्ला मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल 3 नंबर्स पे ऑपरेट करता है, 3, 6 और 9। और जिसने इन तीनों के रहस्य को समझ लिया उसके लिए असंभव जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। पर स्पेसिफिकली ये 3 नंबर से क्यों? इसका जवाब शायद आपको इनके पैटर्न्स में मिल जाएगा, जहां ये तीनों ही नंबर्स यूनिवर्स की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। देखो, 3 रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स और माइथोलॉजी में फाउंडेशन को। फिर चाहे हम लोग कॉस्मोलॉजी को कंसिडर करें, डिवाइनिटी को कंसिडर करें, या फिर इन कॉमन रिलीजन्स को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यूनिवर्स में 3 फंडामेंटल फोर्सेस है जिन्हें द फाउंडेशनल ट्रायड कहा जाता है, और इन्हीं से हमारा यूनिवर्स क्रिएट, ऑपरेट और रेजोनेट करता है। ये फाउंडेशनल ट्रायड ऑफ फोर्सेस मिलके बनता है 3 चीजों से। पहली है ग्रेविटी, वो चीज जो हर एक चीज को बांध के रखती है, फिर चाहे वो चंद्रमा हो, प्लैनेट्स हो, बड़े बड़े स्टार्स हो, सोलर सिस्टम्स हो, गैलेक्सीज हो, या हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स ही क्यों ना हो। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में होने वाले इंटरैक्शंस के लिए जिम्मेदार है। हम जो भी रोशनी अपने आसपास देखते हैं वो फोटोन्स की बदौलत दिखती है। जो इन्फॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स में ट्रांसमिट होती है वो रेडियो, माइक्रो और साउंड वेव्स की बदौलत होती है। इवन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो आपस में चार्ज की बेसिस पर एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होता है। लेकिन कहीं इन एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच एक्ट करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स केओस ना क्रिएट कर दे, इसे इंश्योर करने के लिए और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस भी मौजूद है। जो एटॉमिक न्यूक्लियस में मौजूद ऐसी फोर्सेस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध कर रखती है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गीजा के पिरामिड, जिसे मॉडर्न हाइपोथेटिकल एलियन आर्किटेक्चर का फाउंडेशन माना जाता है, उसमें भी 3 ही मेजर पिरामिड्स है। इवन अगर रिलीजन में जाए तो हमारे सनातन धर्म में भी जिन देवताओं से ब्रह्मांड की शुरुआत और नींव रखी गई थी वो 3
तीन ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन किसी भी चीज की क्रिएशन के बाद, उसकी फाउंडेशन के बाद, उस क्रिएशन में बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और 6 यही रिप्रेजेंट करता है। अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिखता है? हीरे, मोती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खाने के लिए शहद और चारों तरफ बजता मधुर संगीत। लेकिन यही सवाल अगर आप मुझसे किसी मैथमेटिशियन जो इस रहस्य को गहराई से समझ चुका है या निकोला टेस्ला से पूछेंगे, तो वो यही बताएंगे कि उन्हें चारों तरफ 6 दिखता है। पर कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी पृथ्वी पे मौजूद सारी लाइफ फॉर्म्स का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? वेल, कार्बन, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। हमारे दिन को भी 6 घंटे की 4 साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। मधुमक्खी अपने छत्ते को भी हेक्सागोनल शेप में ही डिजाइन करती है, जिससे वो कम से कम जगह का इस्तेमाल करके मैक्सिमम शहद स्टोर कर सकती है, इंश्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। वेस्टर्न म्यूजिक में जिस म्यूजिक इंटरवल को सबसे हार्मोनियस और कानों को सुकून देने वाला माना जाता है, वो भी द मेजर सिक्स्थ है, जो 6 म्यूजिकल नोट लेटर्स को मिला के बनता है। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, आपके बगल वाली जो बिल्डिंग है और उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है ना, वो क्यूब और क्यूबॉइड के शेप में बनी हुई है, जिसमें 6 साइड्स है। जिस कॉन्शियसनेस से आप डिसीजन लेते हैं ना, वो भी आपकी छठी इंद्री यानी 6th सेंस ही कहलाती है, जो आपके 5 सेंसेस के बीच हार्मनी और बैलेंस क्रिएट करती है। पानी का तेज प्रवाह जब संतुलित होने के बाद ठोस होके बर्फ का रूप ले लेता है, तब उसका मॉलिक्यूल भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे अभी और 10-15 रिलीजियस, सोशल और साइंटिफिक एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं, जो 6 की हार्मोनियस बैलेंसिंग प्रॉपर्टी के सबूत बनकर आपकी नजरों के सामने आ सकते हैं। लेकिन जो चीज शुरू हुई है, उसके संतुलित होने के बाद उसका पूरा होना भी जरूरी है। और यहीं पे आता है नंबर 9, जो इस यूनिवर्स में और खासकर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है। पर कैसे? आइए इसे समझते हैं। स्ट्रिंग थियरी, जो क्वांटम और फिजिकल वर्ल्ड दोनों को एक नजरिए में रखने की वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उम्मीद है, उसके अनुसार इस यूनिवर्स में टोटल 9 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। पहले 3 है लेंथ, विड्थ और हाइट, मगर बाकी के 6 इतने कॉम्पैक्ट है कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं परसीव कर सकते। और ये 9 डायमेंशंस ही असल मायनों में पूरे ओमनिवर्सल रियलिटी को कंप्लीट करता है। एक इंसान को भी माँ के गर्भ में जाने के बाद कंप्लीटली फॉर्म होकर पैदा होने में 9 महीनों का समय लगता है। इसके अलावा A to Z आप किसी भी एंशिएंट से मॉडर्न रिलीजन में चले जाए, आपको कंप्लीटनेस हमेशा 9 में ही मिलेगी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नवग्रह एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में भी 9 रेल्म्स हैं, एसगार्ड, मिडगार्ड, जोटलहाइम, एल्फहाइम, स्वाटलहाइम, वैनाहाइम, निल्फहाइम, मस्पेलहाइम और हेलहाइम मिलके कॉस्मोस बनाते हैं। इवन हमारे इंसानी बिहेवियर और पर्सनालिटी को भी साइकोलॉजी में 9 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसे एनियाग्राम कहते हैं। और इसके हिसाब से ह्यूमन पर्सनालिटी में हर एक का नेचर भी बस 9 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया जा सकता है। द रिफॉर्मर, द हेल्पर, द आर्काइवर, द इंडिविजुअलिस्ट, द इन्वेस्टिगेटर, द लॉयलिस्ट, द एंथुजियास्ट, द चैलेंजर और द पीस मेकर। और बस यही ह्यूमन पर्सनालिटी और साइकोलॉजी को कंप्लीटनेस प्रोवाइड करती है। मगर जो चीज सबकॉन्शियसली इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज में है, लिटरली हर एक खूबसूरत और ध्यान खींचने वाली चीज में, वो है द गोल्डन रेशियो। और इसके रहस्य और करिश्मे तो 3, 6 और 9 से भी कई गुना आगे है। ये है हमारी मिल्की वे, जिसमें पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। हमारे पड़ोस में मौजूद एंड्रोमेडा को देखिए, चाहे साइक्लोन की तस्वीर को देखे या फिर नॉर्मल फूल के इस क्लोजअप को ही देख लो, इनमें से कुछ तस्वीरें खतरनाक जरूर है, मगर फिर भी इन सब में एक अजीब सा खिंचाव है। ऊपर से अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सभी की बनावट में एक कॉमन पैटर्न मौजूद है, जो इन्हें यूनिक बनाता है। किसी आम इंसान के लिए ये शायद अजीब लगे, पर मैथ्स की भाषा में इसे कहते हैं द गोल्डन रेशियो ऑफ क्रिएशन, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये बेसिकली 2 नंबर्स के बीच एक ऐसा रेशियो होता है जो अप्रोक्सीमेटली 1.618 के बराबर आता है। और इन रेशियो से जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 नंबर्स लेने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे A और B। और अगर आप A और B को जोड़ के इन दोनों में जो भी बड़ा है उससे इन दोनों के सम को डिवाइड करेंगे, और अगर वो वैल्यू 1.618 के बराबर आ रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों नंबर से बनने वाला स्ट्रक्चर गोल्डन सर्कल में मौजूद है। इसे इलस्ट्रेट करने का सबसे आसान और कॉमन तरीका है फिबोनाची सीरीज, जिसे वैसे तो आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ी तो क्विकली रिवाइज कर देते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली 0 और 1 से शुरू होने वाला
वो नंबर सीक्वेंस है जिसमें लास्ट और सेकंड लास्ट को ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और फिर वो लास्ट एलिमेंट बन के सेम साइकिल रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 0 1 में 0 और 1 को ऐड करने पर आया 1, तो सीरीज हो गई 0 1 1। अब अगर आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 और सीरीज बन जाएगी 0 1 1 2। और अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे तो फिर ये आगे बढ़ के 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 और आगे बढ़ती रहेगी। अब ये गोल्डन रेशियो का सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि अगर आप इसमें हर दो नंबर को A और B मान के उसे उन दोनों में से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो बढ़ते सीक्वेंस के साथ ये नंबर 1.618 के करीब जाता रहता है। जैसे 5/3 1.67 होता है, 13/8 1.625, ऐसे ही हर बढ़ते सीक्वेंस के साथ ये रेशियो छोटा होता रहता है और फाइनली हमें मिलता है ये डायग्राम। अगर क्लोजली देखोगे तो इसे आप यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर में देख सकते हो, फिर चाहे हम गैलेक्सीज को देखें या फिर इवन ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क को ही देखें, हर जगह आपको ये रेशियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ब्रह्मांड से नीचे अगर धरती की तरफ आए तो यहाँ भी आपको हर तरफ गोल्डन रेशियो देखने को मिलेगा। फिर चाहे हम नॉटिलस के शेल ले, सूरजमुखी का इनर पोर्शन ले या इवन ह्यूमन डीएनए, जी हाँ, डीएनए के स्ट्रक्चर और साइज में जो डबल हेलिक्स के विड्थ और टर्न लेंथ होती है ना, वो तक गोल्डन रेशियो के करीब पहुंचती है। लियोनार्डो दा विंची की दो ही पेंटिंग सबसे मिस्टीरियस और खूबसूरत कही जाती है, एक है विट्रुवियन मैन और दूसरी है इस दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, और ये दोनों गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करके बनाई गई है। इवन सम ऑफ द फेमस ब्रांड लोगोस भी पहले ही झलक में इतने शानदार और यादगार इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें गोल्डन रेशियोज छिपे होते हैं जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इतनी सारी सिमिलर चीजें एक साथ हो रही है, इसके केवल दो ही मतलब निकल कर आ सकते हैं। पहला तो ये कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है, पर स्पेस, नेचर, यूनिवर्स, ग्रेविटी, इन सब में फॉलो होने वाले इस पैटर्न को महज एक इत्तेफाक कह देना अपने जमीर के साथ धोखा करने के बराबर है, जो हमें लेकर आता है दूसरे इंटरप्रिटेशन में कि ये यूनिवर्स एक साइक्लिकल लूप को फॉलो करता है, जिसको डिकोड करके हम ना सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं बल्कि यूनिवर्स में हर एक चीज और उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और इसी एम्बिशन से जन्म दिया मैथ्स के एक नए डोमेन को, जिसे कहते हैं वोर्टेक्स मैथ्स। वोर्टेक्स मैथ्स बेसिकली गणित का वो हिस्सा होता है जो ये मानता है कि हर नंबर्स में एक पैटर्न होता है और वो अपने पैटर्न को रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल रूट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि किसी भी नंबर की सारी डिजिट्स को तब तक ऐड करो जब तक कि रिजल्ट एक सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 के बीच ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 781 का डिजिटल रूट निकालना है तो आप पहले 7, 8 और 1 को जोड़ेंगे जो आता है 16, लेकिन ये 2 डिजिट है, इसलिए आप एक और 6 को वापस जोड़ेंगे जिससे आपको मिलेगा 7, विच मीन्स कि 781 का डिजिटल रूट बना 7। पर क्या इस बचपने वाले खेल के लिए आपने इतना लंबा वीडियो देखा? नहीं। वोर्टेक्स मैथ सजेस्ट करती है कि नंबर्स एक्चुअल में सिर्फ कागज में लिखे गए डिजिट्स नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी को, और इन नंबर्स में जो पैटर्न फॉलो होते हैं ना, वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आखिर यूनिवर्स में एनर्जी फ्लो कैसे कर रही है। टेस्ला फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में नियरली मास्टर कर चुके थे। जहां टेस्ला कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पे किए हुए उनके बाकी काम सबूत थे कि वो एनर्जी फ्लो के मैनिपुलेशन के काफी करीब पहुंच गए थे, सिर्फ मैथ्स और नंबर्स के बीच मौजूद पैटर्न्स को एनालाइज करके। जहां तक कि क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थियरी में भी ऐसी कई स्टडीज प्रपोज की जा चुकी है जो ये कहती है कि स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर खुद भी एक वोर्टेक्स की तरह बिहेव करता है। इन शॉर्ट कहूं तो ये सिर्फ नंबर्स और पैटर्न्स को समझने तक की बात नहीं है, बल्कि ये तो नंबर्स और पैटर्न्स के बहाने पूरे यूनिवर्स के एनर्जी फ्लो को डीकोड करने के प्रयास है, ताकि उस एनर्जी को फिर और अनइमेजिनेबल टास्क के लिए यूज किया जा सके, जैसे इंटरस्टेलर ट्रेवल्स या फिर आर्टिफिशियल क्वांटम टेलीपोर्टर जैसे चीजों के लिए। पर आपके हिसाब से अगर टेस्ला के साथ वो ना हुआ होता जो उनके साथ हुआ, तो क्या आज के समय टाइम ट्रैवल तक पॉसिबल हो सकता था? क्योंकि स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को भी वोर्टेक्स बिहेविंग कंसीडर किया जाता है। हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।